तो उसमें था। सर, हाँ जी। आप रिकॉर्डिंग्स कब तक अपलोड कर देंगे? दुआ मैं कोशिश करूंगा ये आज मैं कर दूं। असल में वो ड्राइव की ना सिंकिंग का पता नहीं कुछ हो रहा है, वो मुझे समझ नहीं आ रही कि सिंक क्यों नहीं हो रही। वो ओके सॉर्ट आउट। सर। वो पुरानी तो मैंने उस पर यूट्यूब पे डाल के कर दी है। तो उसमें लेकिन टाइम लगता है। मैं वो सिंकिंग वाला देख लूँ ना, सिंक फिर ऑटोमेटिकली हो जाती है, तो फिर वो आप हर दफा वही फोल्डर खोलना तो वो आ जाएगा, ठीक है। अच्छा एनीवेज ये कर लें, पीरियोडिक टेबल का कर लें कि हमने कहा था कि हाउ आर एलिमेंट्स listed in the periodic table, तो आई टोल्ड यू कि एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंगली दे आर पुट अप इन द periodic टेबल। और आपको ग्रुप्स के अंदर डिवाइडेड होता है, ठीक है। ग्रुप्स होपफुली एवरीवन नोस दीज आर योर वर्टिकल कॉलम्स, ठीक है। तो और ग्रुप आपको क्या बताता है? ग्रुप आपको बताता है कि you've got the same number of valence shell electrons. So they have the same number of outer shell electrons, and since they have the same number of outer shell electrons, तो उसकी वजह से क्या होता है कि they have the same chemical properties और similar chemical properties, exactly same नहीं होती। So let's say, अच्छा, so they've got the similar chemical properties। और फिर इसी तरह they are also arranged, अच्छा, they are also simultaneously arranged in periods, which are your rows। So if they're arranged in periods, तो periods क्या बताते हैं? They tell you the total number of shells, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ शेल्स बताते हैं कि उस एटम में शेल्स टोटल हैं कितने, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल इफ यू लुक एट द प्योर टेबल, और किसी को भी, अच्छा, इफ यू लुक एट द प्योर टेबल, तो बाय जस्ट लुकिंग एट द पोजिशन ऑफ द एटम, ठीक है, बाय जस्ट लुकिंग एट द पोजिशन ऑफ द एटम, यहाँ पे इसको पेस्ट ही कर देते हैं। तो वो अलग से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, यू कैन ऑल्सो फिगर आउट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन डायरेक्टली एज वेल, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इफ आई लुक एट सल्फर, ठीक है, ये सल्फर है। इफ आई लुक एट सल्फर, तो बाय डायरेक्टली लुकिंग एट इट आई वुड नो कि सल्फर जो है ना, दैट्स इन ग्रुप कौन सा है? दैट्स इन ग्रुप 6। और पीरियड कौन सा है? दैट्स दिस इज पीरियड नंबर 1, ये पीरियड नंबर 2 है, एंड दैट्स माय पीरियड नंबर 3। तो मुझे उनके प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स पता करने की जरूरत नहीं है। आई कैन डायरेक्टली फिगर आउट अ फ्यू थिंग्स, एंड दोस फ्यू थिंग्स आर कि अगर वो ग्रुप 6 में, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर 6, मतलब आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स। और अगर वो पीरियड 3 में है, तो उसके टोटल शेल्स कितने हैं? सो इट्स गोइंग टू हैव अ टोटल शेल्स ऑफ कितने होंगे? 3 होंगे। यानी इफ आई वर टू ड्रॉ दिस एटम, तो ऑल्दो मैं एग्जैक्टली तो नहीं उसे ड्रॉ कर सकता, लेकिन आई नो कि इट्स गॉट 3 शेल्स, ठीक है, ये एक हो गया। और फिर इसी तरह आई कैन हैव अनदर वन। अच्छा, ये उसका दूसरा शेल हो गया, और फिर इसका तीसरा शेल हो गया। एंड आई नो कि दिस एटम सल्फर जो है ना, दैट हैज, उसके वैलेंस शेल में ना, आउटर शेल में देयर गोइंग टू बी 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो मैंने अंदर वाले बेशक ड्रॉ नहीं किए, लेकिन मुझे थोड़ी बहुत उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पता लग गई है। और वो थोड़ी बहुत इतनी है कि आई कैन फिगर आउट के, क्योंकि आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स आर द वंस दैट आर डूइंग ऑल द केमिकल रिएक्शंस, तो वी आर मोस्टली इंटरेस्टेड इन द आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स। तो हर एटम का ना आप पता लगा सकते हो, ठीक है। टाइटेनियम होगा, टाइटेनियम नहीं है, थैलियम है। थैलियम का पता लग जाएगा कि भाई वो किस ग्रुप में, इट्स इन ग्रुप 3। तो इसका मतलब इट्स गॉट 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। और वो कौन से पीरियड में है? वो पीरियड ऊपर से काउंट करना है, ठीक है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ। तो इट्स इन पीरियड 6।
तो दैट इंडिकेट्स कि उसके पास टोटल 6 शेल्स हैं। ठीक है, तो थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन आपको डायरेक्टली पता लग जाती है बाय जस्ट लुकिंग एट द पीरियोडिक टेबल। इज दैट क्लियर? जी सर। ठीक है, तो आपको पीरियोडिक टेबल से ना आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का थोड़ा बहुत आइडिया डायरेक्टली हो जाता है। अच्छा, देन वी जस्ट हैव टू डू आयंस। तो आयंस का क्या है कि आयंस आयन से पहले ना वो आइसोटोप्स वगैरह कर लेते हैं। अच्छा, आइसोटोप्स क्या होते हैं? आइसोटोप्स आर isotopes are atoms of the same element। और मैंने कहा था एक एलिमेंट जो होता है इट्स ऑलवेज डिफाइंड बाय इट्स प्रोटॉन नंबर। और मैंने पहले एक्सप्लेन किया था कि न्यूट्रॉन्स का कोई काम नहीं होता। न्यूट्रॉन किसी भी एटम में ना, न्यूट्रॉन कंप्लीटली इररिलेवेंट होता है, क्योंकि द न्यूट्रॉन डज नॉट डू एनीथिंग, इट डजंट अट्रैक्ट, इट डजंट रिपेल, इट डजंट डू एनीथिंग। ठीक है, तो बेसिकली एटम और उसके जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं दे ऑल डिटरमिन्ड बाय द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, एंड द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स डिटरमिन कि उसके इर्द गिर्द कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, 9 प्रोटॉन्स आर गोइंग टू अट्रैक्ट 9 इलेक्ट्रॉन्स नॉर्मली। ठीक है, फॉर अ न्यूट्रल एटम। तो न्यूट्रॉन का कोई काम नहीं होता। तो अगर एक एटम में ना न्यूट्रॉन ज्यादा हो जाए या कम हो जाए, दैट डज नॉट चेंज द प्रॉपर्टीज ऑफ द एटम। ठीक है, so they're atoms of the same element, so they're going to have the same property. When I say element, I mean that they're going to have the same property. So atoms of the same element having the same atomic number or proton number. ऊपर दोबारा पहले भी लिखा हुआ था ऐसे, so having the same atomic number or proton number but different न्यूट्रॉन नंबर, न्यूट्रॉन या फिर न्यूक्लियन नंबर। और रिमेंबर यहाँ पे रिलेटिव एटॉमिक मास नहीं लिखना, मैंने वो डिफरेंस पहले बताया था। रिलेटिव एटॉमिक मास इज काइंड ऑफ द सेम थिंग, लेकिन उसकी मास होती है। ठीक है, तो बेसिकली उसके न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होते हैं, दे हैव अ डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन डिफरेंट होंगे तो न्यूक्लियन क्या होता है? दैट्स द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। न्यूक्लियन इज एनीथिंग दैट्स इन द न्यूक्लियस, तो वो भी दैट्स गोइंग टू बी डिफरेंट एज वेल। तो सोडियम के बहुत सारे, एवरी एलिमेंट हैज आइसोटोप्स। ठीक है, अच्छा नॉर्मली नॉर्मली normally atoms have, yeah, elements have few stable isotopes. Stable isotopes, जैसा अगर मैं ना वो कुछ isotopes वैसी, if I just Google some isotopes, sodium कर ले, sodium isotopes, तो isotopes of sodium, तो लैब के अंदर ना बहुत ज्यादा है। मतलब यू कैन, आई मीन यू कैन फाइंड अ लॉट ऑफ देम, लेकिन जो स्टेबल आइसोटोप्स होंगे ना, ये देखो इनका ना वो लिखा होगा अबंडेंस। ठीक है, अबंडेंस का मतलब है कि कितनी क्वांटिटी प्रेजेंट है। अब सोडियम देख लो, उसका न्यूक्लियर नंबर 17 भी हो सकता है। ठीक है, ये उसके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है इस कॉलम में। सो इट कुड हैव अ, मतलब प्रोटॉन्स, एटम्स के प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन सेम होने चाहिए तो उसकी प्रॉपर्टी सेम होगी। न्यूट्रॉन्स अगर डिफरेंट होंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, बस उसकी मास थोड़ी सी चेंज हो जाएगी अगर इफ द न्यूट्रॉन्स आर डिफरेंट, लेकिन उसकी प्रॉपर्टीज में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, सो यू कैन सी के सोडियम हैज अ लॉट ऑफ डिफरेंट आइसोटोप्स, लेकिन उनकी जो अबंडेंस है ना, ये ऑलमोस्ट जीरो है। ठीक है, एम्प्टी का मतलब है जीरो, वन का मतलब है कि 100% आपको मोस्टली यही मिलता है, विच इज दिस वन। सोडियम 23 जो है ना, वो एक का लिखा हुआ है कि दैट्स द स्टेबल वन। तो नेचर के अंदर ना अगर आपको कभी भी सोडियम मिलेगा ना, इट्स गोइंग टू बी दिस वन। The other ones are very rare। ठीक है, दे आर वेरी रेयर, एंड द रीजन दे आर रेयर इज के एटम नॉर्मली अपने न्यूट्रॉन्स इतनी आसानी से चेंज नहीं करता। ठीक है, एटम्स के जो न्यूट्रॉन्स होते हैं ना, वो बीच में ना स्टक होते हैं उसके ना न्यूक्लियस में। तो इट्स वेरी हार्ड फॉर एटम्स टू लूज देयर न्यूट्रॉन्स। न्यूक्लियर रिएक्शंस के अंदर ना न्यूट्रॉन्स चेंज होते हैं,
वो एटम्स के जो न्यूक्लियस होता है ना, इट्स बम्बार्डेड विद जो न्यूक्लियर बॉम्ब्स वगैरह नहीं होते केमिकल। हम जब केमिस्ट्री पढ़ते हैं ना, केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट ये आउटर इलेक्ट्रॉन्स। केमिस्ट्री जितनी भी है ना, वो इन आउटर इलेक्ट्रॉन्स की होती है। उसमें होता है कि कोई इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है, कोई लूज कर लेता है, कोई शेयर कर लेता है, बट इट्स ऑल हैपनिंग विद दीज आउटर इलेक्ट्रॉन्स। ये जो अंदर वाला न्यूक्लियस होता है ना, ये मेजोरिटी टाइम इट डजंट चेंज। प्लैनेट अर्थ के सन के ऊपर शायद चेंज हो रहा होगा, क्योंकि वहां पे देयर इज अ लॉट ऑफ वायलेंट रिएक्शंस हैपनिंग, बट ऑन प्लैनेट अर्थ आई pretty much most atoms are quite stable. They don't, मतलब the nucleus does not change. लेकिन obviously around 1940s we discovered कि न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स है ना, इस न्यूक्लियस को बम्बार्ड करो ना, तो यू कैन ब्रेक दिस न्यूक्लियस, एंड दैट रिजल्ट्स इन violent chain reactions which results in nuclear bombs, ठीक है, nuclear fusion and fission, ठीक है। लेकिन normally those reactions don't happen, ठीक है। तो इसलिए नेचर के अंदर एटम का जो न्यूक्लियस होता है दैट्स वेरी स्टेबल, और वो चेंज इतने आराम से नहीं होता, ठीक है। तो नॉर्मली एटम्स हैव फ्यू स्टेबल आइसोटोप्स, और किसी का भी उठाओगे ना, तो उसमें जैसे इसमें बाकी सारे जो एटम्स हैं मोस्टली अनस्टेबल। हाइड्रोजन का उठाओगे ना, हाइड्रोजन की भी आइसो, एवरी एटम हैज आइसोटोप्स, बट ओनली वन ऑफ देम इज द वन दैट्स द अबंडेंट वन, ठीक है। तो आइसोटोप्स ऑफ अगर हाइड्रोजन, उनके नाम अक्सर पेपर में आ रहे, तो इसलिए मैं वो किधर गया, आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। अच्छा, उनके ये नीचे, ये जो पहले तीन है ना, दोबारा से हाँ, इसकी परसेंटेज देख लो कि ऑल्दो ये सेकंड वाला भी स्टेबल है, लेकिन 99% जो है ना, दिस इज 99%, ठीक है। 99% ना, ये हाइड्रोजन वन होता है, ठीक है, दैट्स द ओनली वन दैट यू गेट। बहुत ही छोटा चांस है, मतलब बहुत ही कम परसेंटेज चांस है दैट यू गेट द अदर वन। और उसके अलावा जो बाकी है ना, वो तो नॉर्मली नेचर के अंदर एग्जिस्ट ही नहीं करते। कोई एक आध किसी साइंटिस्ट ने कहीं डिस्कवर कर लिया होगा, लेकिन अदरवाइज दीज एटम्स दे डोंट रियली एग्जिस्ट। तो हाइड्रोजन के आइसोटोप्स मैं लिख भी देता हूँ, उनको नाम भी दे देता हूँ, क्योंकि वो पेपर में आते हैं। तो ये जस्ट फॉर द सेक ऑफ नॉलेज, इट्स हाइड्रोजन हैज, दिस इज द स्टेबल वन। ये वो हाइड्रोजन है जो आपको प्योर टेबल में मिलता है, ठीक है। एंड देन यू हैव another hydrogen which is 2 1, and then you have another hydrogen which is 3 1। इनके नाम ये तो आपका हाइड्रोजन है, इसको हाइड्रोजन कहते हैं मोस्टली, ठीक है। बल्कि विकिपीडिया से कंफर्म भी कर लेते हैं कि इसका कोई और नाम तो नहीं दिया हुआ, हाँ दिया हुआ है, सॉरी, प्रोटियम, ठीक है। ऑल्दो तीनों हाइड्रोजन हैं, लेकिन उन्होंने तीनों को ना नेम किया हुआ है। दिस इज प्रोटियम, दिस इज योर ड्यूट्रियम, एंड दिस इज योर ट्यूट्रियम। वी विल मोस्टली बी डीलिंग विद दिस वन। इन तीनों में फर्क क्या है? सिर्फ न्यूट्रॉन्स का फर्क है, वरना इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर एग्जैक्टली द सेम। इसके पास वन प्रोटॉन है, वन इलेक्ट्रॉन है, और डिफरेंस निकालो तो न्यूट्रॉन्स आते हैं, सो दैट्स गोइंग टू बी जीरो न्यूट्रॉन, सो दिस वन डजंट हैव न्यूट्रॉन्स। ये अगले वाले के पास वन प्रोटॉन है, मतलब एटॉमिक नंबर, दैट्स द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड दैट्स द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और 2 - 1 करो, डिफरेंस निकालो, दैट्स द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। और फिर तीसरा है वो, दैट्स वन प्रोटॉन, वन इलेक्ट्रॉन एंड टू न्यूट्रॉन्स। So the only difference between them is that they've got different number of neutrons. और फर्क सिर्फ मास में पड़ता है, the only difference is the mass is going to be different, ठीक है। तो इन तीनों के नाम ये अक्सर पेपर में, ये उनके फेवरेट क्वेश्चंस में से होता है। तो दे जस्ट कीप ऑन आस्किंग कि भाई ये भी पास पेपर्स कर लेंगे तो उसके अंदर ना यही चीज पूछ रहे होंगे कि व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन देम। तो दैट्स द डेफिनेशन, यू शुड रिमेंबर दैट, ठीक है। अच्छा, ये सारा क्लियर है? Yes, sir. जी सर। अच्छा, बाकी ये कि आइसोटोप्स का ना, इस सिंस वी आर स्टडीइंग आइसोटोप्स, ठीक है, अ, और मैंने स्टेबिलिटी वाली बात की है ना,
अच्छा, इसमें होता है, कहीं लिखा था ना, फ्यू आइसोटोप्स आर स्टेबल, कहीं लिखा था नहीं? हाँ, ये लिखा था। अच्छा, सो नॉर्मली व्हाट हैपेंस इज दैट फ्यू आइसोटोप्स आर स्टेबल, ठीक है। जो आपके अनस्टेबल आइसोटोप्स होते हैं ना, लाइक एक तो वो आपको यू डोंट फाइंड देम, अनस्टेबल आइसोटोप्स they tend to be radioactive. स्पेशली बिगर एटम्स। वो मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया था, ये जो बड़े एटम्स होते हैं ना, ये, अच्छा, जो बिगर एटम्स होते हैं ना, दे टेंड टू बी वेरी अनस्टेबल। क्योंकि मैंने पहले एक दफा डिस्कस किया था कि भाई हाइड्रोजन जो है ना, ये वाला हाइड्रोजन, दिस इज द मोस्ट अबंडेंट 93% या 92% यूनिवर्स जो है ना, दैट्स मेड अप ऑफ दिस। वो इसलिए कि एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन, इन दोनों, मतलब एक प्रोटॉन ने एक इलेक्ट्रॉन को संभालना है, अपने पास अट्रैक्ट करना है, सो दैट्स वेरी स्टेबल। जितना बड़ा एटम होता जाएगा ना, उतना वो अनस्टेबल होता जाएगा। इट्स हार्डर टू कीप। तो अगर इससे भी बड़े एटम्स पे जाए ना, फॉर एग्जाम्पल यूरेनियम है, ठीक है, यूरेनियम हैज अ लॉट ऑफ आइसोटोप्स एज वेल। तो इसमें यूरेनियम 235, 237, 238, ठीक है। तो यूरेनियम, कहाँ पे यूरेनियम, हाँ, अब उसके 92 प्रोटॉन्स हैं और 122 न्यूट्रॉन्स हैं, बल्कि 237 पे जाते हैं, बस 230, सॉरी 235। अच्छा, 235, it's got 92 protons and 143 neutrons. तो व्हाट हैपेंस विद यूरेनियम इज कि इतने ज्यादा प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को ना इकट्ठा रखना, दैट्स वेरी डिफिकल्ट। अब मैं रेडियो एक्टिविटी का थोड़ा सा जनरल आइडिया दे रहा हूँ, ठीक है। अ, क्योंकि ज्यादा डिटेल जो है ना, वो तो फिजिक्स में है। सो फॉर एग्जाम्पल आई हैव गॉट यूरेनियम 235 एंड दैट्स 92। नाउ दैट्स अ वेरी हैवी एटम, दैट्स अ वेरी बिग एटम। इलेक्ट्रॉन्स को इग्नोर करो, इलेक्ट्रॉन्स तो बाहर वैसे ही फिर रहे होते हैं। द न्यूक्लियस ऑफ यूरेनियम हैज 92 protons and it's got कितना होगा, टू, कितना दिया हुआ था 92 और 235, उधर कितना दिया हुआ था, डिफरेंस क्या है 92 और 235, दैट्स 143, ठीक है। तो दिस वन हैज 143 न्यूट्रॉन्स और 92 इलेक्ट्रॉन्स है ना, वो इधर बाहर घूम रहे हैं, ठीक है। आई डोंट केयर, वो इलेक्ट्रॉन्स वैसे ही, वो जो मर्जी कर रहा है, आई डोंट केयर अबाउट दोस। अच्छा, द ओनली बिगर प्रॉब्लम विद दिस एटम इज कि इतने ज्यादा न्यूट्रॉन न्यूक्लियॉन्स को संभालना, दैट्स गोना बी वेरी वेरी चैलेंजिंग। सो व्हाट हैपेंस ओवर टाइम इज कि इसके अंदर से ना पार्टिकल्स इमिट होते हैं। इट्स नॉट एबल टू इट्स नॉट एबल टू कीप ऑल दोस पार्टिकल्स टुगेदर। तो वो न्यूक्लियस इतना हैवी होता है दैट इट स्टार्ट्स टू डिके, ठीक है। दैट्स नोन एज रेडियो एक्टिव डिके। छोटे एटम ये काम नहीं करते हैं। जैसे आपकी बॉडी में कार्बन का एटम है, 6 प्रोटॉन है, 6 न्यूट्रॉन्स है। तो कार्बन का एटम बड़ा स्टेबल होता है, वो अपने प्रोटॉन न्यूट्रॉन संभाल सकता है। यूरेनियम रियली कैन नॉट डू दैट, ठीक है। इज दैट क्लियर? जी सर। ठीक है, ये चीज क्लियर है। तो अच्छा, अब एक सेकंड। अच्छा, तब होता ही है कि और इनकी एक कॉन्सेप्ट होता है हाफ लाइफ का, कि वो कितनी जल्दी डिके करता है। दैट्स अ कॉन्सेप्ट दैट यू गोइंग टू स्टडी इन इन फिजिक्स एज वेल। मैं खाली आइडिया दे रहा हूँ कि ये पार्टिकल्स एमिट करते हैं। दीज पार्टिकल्स आर नोन एज अल्फा अल्फा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल्स एंड gamma rays। एंड अच्छा, एंड gamma rays। अच्छा, ये अल्फा जो होता है ना, अल्फा पार्टिकल जो होता है ना, वो एक्चुअली इट्स एक्चुअली 2 प्रोटॉन्स
and 2 न्यूट्रॉन्स। ठीक है, तो अल्फा पार्टिकल अगर लेट्स से उसने एक पार्टिकल इमिट किया ना, तो अल्फा पार्टिकल जो होता है दैट्स अच्छा, सो लेट्स से अच्छा, सो लेट्स से दिस इमिटेड भाई भी हो गया। अच्छा, ये अल्फा पार्टिकल, अल्फा का ना सिंबल सिंबल भी अल्फा, ग्रीक अल्फा होता है, ठीक है। तो अल्फा पार्टिकल कंटेन्स 2 प्रोटॉन्स एंड 2 न्यूट्रॉन्स। तो वो जो न्यूक्लियस है ना, उसमें से 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन्स भाग गए। 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन्स का जो टोटल चार्ज होगा ना, वो +2 होगा। सो इट्स अ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, ठीक है। बीटा इज जस्ट एन इलेक्ट्रॉन। होता ही है कि बीटा पार्टिकल्स इमिट होते हैं। नॉर्मली व्हाट हैपेंस इज कि बीटा पार्टिकल्स कब इमिट होते हैं, जब एक न्यूट्रॉन जो होता है ना, इट नाउ यू डोंट हैव टू रिमेंबर ऑल ऑफ दिस, ठीक है, ये मैं वैसे जनरली बता रहा हूँ कि न्यूक्लियस में ना एक न्यूट्रॉन टूट के ना प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बन जाता है, ठीक है। तो बीटा पार्टिकल जो होता है दैट्स जस्ट एन इलेक्ट्रॉन। द ओनली जनरल आइडिया यू हैव टू रिमेंबर इन दिस केस इज, ये डिटेल इज नॉट इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये मैं वैसे ही जनरल नॉलेज दे रहा हूँ, क्योंकि आगे आप एक और सब्जेक्ट में पढ़ोगे। मैं सिर्फ आपको आइडिया दे रहा हूँ कि इस न्यूक्लियस में से चीजें टूट टूट के बाहर निकल रही हैं, ठीक है। गैमा रेज होती हैं, रेडिएशंस होती हैं। जैसा हीट प्रोड्यूस होती है ना, आपका हीटर होता है, वो रेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज प्रोड्यूस कर रहा होता है, लाइट होती है। तो गैमा रेज आर समथिंग सिमिलर टू दैट, ठीक है। तो तो दैट्स जस्ट अ वेव, ठीक है, अ वेव इन एनर्जी दैट इज ट्रांसमिटेड अलोंग साइड, ठीक है, दैट्स नोन एज गैमा रेज। अच्छा, बट द जनरल आइडिया, अच्छा इसका फायदा क्या है, ये मतलब ये जनरल आइडिया क्लियर है ना कि न्यूक्लियस, बड़े न्यूक्लियस जो होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं एंड दे ब्रेक डाउन एंड दे डिके एंड दैट्स नोन एज रेडियो एक्टिविटी। इज दैट क्लियर? Yes, sir. जी सर। अच्छा, अब इसका फायदा क्या है, रेडिएशन का फायदा क्या है? रेडिएशन के बहुत सारे फायदे हैं, ठीक है। तो यूजेस इंपॉर्टेंट है, यूजेस याद रखते हैं। फर्स्ट वन, मेडिकल इमेजिंग। तो आप क्या करते हो, ये सारी रेडिएशन जो है ना, पार्टिकल्स, जैसा लाइट होती है ना, आपकी बॉडी जो होती है वो लाइट को ब्लॉक करती है और आपके पीछे एक शैडो बनता है, ठीक है। तो एक्सरेज और ज्यादातर मेडिकल इमेजिंग इज लाइक दैट। व्हाट हैपेंस इज के फॉर एग्जांपल ये पार्टिकल्स, रेडिएशन जो है ना, आपके बॉडी के थ्रू पास करते हैं। तो अ लॉट ऑफ द रेडिएशन इज एबल टू पास थ्रू योर फ्लैश, लेकिन बोन की डेंसिटी ज्यादा होती है, तो दीज पार्टिकल्स दे गेट ब्लॉक्ड बाय योर बोन। तो पीछे आपकी बोन्स का शैडो बन जाता है, तो दैट्स लाइक एन एक्सरे, ठीक है। तो लेकिन बाकी जितनी भी मेडिकल इमेजिंग है ना, उसमें पेट स्कैन्स होते हैं एंड ऑल 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 अदर स्कैन्स, वो दे ऑल डिपेंड ऑन रेडिएशन। कभी कभार आप टैबलेट्स कंज्यूम करते हो, वो टैबलेट के अंदर ना कुछ सब्सटेंसेस होते हैं विच आर रेडियो एक्टिव। फॉर एग्जाम्पल, वो टैबलेट के पार्टिकल्स ना आपकी वेन्स में से गुजर रहे हैं, आपकी ब्लड सप्लाई में से गुजर रहे हैं, आपकी आर्टरीज में से गुजर रहे हैं। तो जहां जहां वो गुजर रहे हैं ना, देर एमिटिंग दीज पार्टिकल्स। तो डिटेक्टर जो होगा ना, या जो भी डिवाइस होगी, वो फिर जहां पे भी वो वेन होगी या फिर आर्टरी होगी, तो वहां से वो पार्टिकल रेडिएशन एमिट कर रहा होगा, ठीक है। और रिमेंबर दीज आर टाइनी पार्टिकल्स, so they can kind of pass through a lot of things, ठीक है, and they can be detected। तो मेडिकल इमेजिंग के अंदर ये यूज होते हैं, इंडस्ट्रियल इमेजिंग के अंदर यूज होते हैं। इंडस्ट्रियल इमेजिंग होती है कि इफ यू वांट टू चेक द थिकनेस ऑफ मेटल पाइप्स, या मेटल शीट्स। मतलब बहुत सारी आपके जो स्कैनर्स है, ज्यादातर एयरपोर्ट स्कैनर्स, दे ऑल डिपेंड ऑन दिस रेडिएशन, ठीक है। वो आपके बैग के थ्रू पास कर जाते हैं। अगर उसमें गन होगी, मेटालिक गन, वो फिर नजर आ जाएगी, क्योंकि दीज पार्टिकल्स विल नॉट बी एबल टू पास थ्रू इट। तो a shadow will get created on the screen, ठीक है। अच्छा, और कहाँ पे यूज होता है कि they are also used as a source for nuclear energy। रेडियो एक्टिव एनर्जी जो है ना, दैट्स दैट्स अ वेरी गुड सोर्स ऑफ एनर्जी, क्योंकि इसके अंदर
मतलब जैसे न्यूक्लियर बॉम्ब्स होते हैं, a very small amount could produce a lot, a very significant amount of energy, और बहुत क्लीन एनर्जी है। इसका सिर्फ मसला है कि रेडियो एक्टिविटी जो है ना, मतलब जो हार्मफुल इफेक्ट, साइड इफेक्ट्स जो है, वो ये है कि रेडियो एक्टिविटी इन लार्ज डोजेस कैन बी वेरी हार्मफुल। ठीक है, इमेजिन ये टाइनी बुलेट्स जो है ना, ये हीलियम का जो न्यूक्लियस है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स कॉन्स्टली आपकी बॉडी के थ्रू पास कर रहे हैं। तो वेंचुअली दे गोइंग टू, जैसा बुलेट होती है वो किसी ना किसी चीज को जाके हिट तो करेगी। तो अगर तो थोड़े से पास कर रहे हैं तो खैर है, कोई मसला नहीं होगा। लेकिन इफ देयर इज अ वेरी हाई डोसेज ऑफ रेडिएशन दैट पासेस थ्रू योर बॉडी, तो आपके बॉडी में जो सेल्स होंगे, उसके अंदर जो एटम्स होंगे, दे गोइंग टू गेट डैमेज्ड। एंड व्हेन दे गेट डैमेज्ड, यू गेट रेडिएशन सिकनेस। ठीक है, और तो बेसिकली आप अंदर से ना, जैसा बुलेट आपको हिट करती है ना, एट अ वेरी माइक्रोस्कोपिक और नैनो स्केल लेवल, दीज बुलेट्स आर गोइंग टू हिट यू इन अ सिमिलर वे। और और इसको फिर साफ नहीं कर सकते, मतलब एक दफा रेडिएशन स्पिल हो जाए ना, जैसा वो चेर्नोबिल है, तो क्योंकि इतने छोटे होते हैं ये जो एटम्स है विच आर इमिटिंग रेडिएशन, यू कांट रियली क्लीन इट अप। ठीक है, तो वो एक दफा, वो फिर आपको वेट ही करना पड़ता है, वो खुद ही खत्म हो जाए तो होगी, वरना इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू क्लीन इट। तो अनलेस यू डोंट हैव एक्सीडेंट्स, न्यूक्लियर एनर्जी इज अ वेरी गुड सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो ये यूजेस इंपॉर्टेंट है। इज दैट क्लियर? Yes, sir. अच्छा, बाकी आइसोटोप्स के क्वेश्चन उसी में कर लेंगे वर्कशीट में। आयंस के ऊपर क्विकली आ जाते हैं कि व्हाट आर आयंस। अच्छा, इन द नेचुरल स्टेट व्हाट हैपेंस इज यू हैव न्यूट्रल एटम होगा ना, तो न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन्स होंगे, you will have the same number of electrons। ठीक है, they're going to be exactly the same for a neutral atom। जितना उसमें पॉजिटिव चार्ज होगा, उतना ही एग्जैक्टली उसमें नेगेटिव चार्ज होगा, which is why overall there's not going to be any charge। अच्छा, बट द इलेक्ट्रॉन्स, रिमेंबर न्यूक्लियस मैंने कहा था कि चेंज नहीं होता, नॉर्मली चेंज नहीं होता। अच्छा, लेकिन नॉर्मली व्हाट हैपेंस इज एटम्स दे gain or lose electrons। And that's known as a chemical reaction। केमिस्ट्री में यही हो रहा होता है, इलेक्ट्रॉन्स आर basically either being lost or gained or being shared। तो बस उसमें ये होगा कि if an atom gains electrons, तो that would be a, it will form a negative ion, क्योंकि नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो जाएगा उसके पास। नेगेटिव आयन विच इज नोन एज एन एनाइन। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन 8 और 16 है, तो इसके वैसे कितने प्रोटॉन्स है? इट्स गॉट 8 प्रोटॉन्स, 8 इलेक्ट्रॉन्स, और डिफरेंस निकालो, दैट्स द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो इफ इट गेन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो फिर उसका जो नेगेटिव चार्ज है वो ज्यादा हो जाएगा। कितना ज्यादा हो जाएगा? 2 से ज्यादा। तो यू गोना कॉल इट a -2 ion। वो ऊपर आप लिख दोगे उसके कि it's got a -2 charge। और vice versa, if someone loses electrons, तो it would form a positive ion which is known as a cation। तो अगर एल्यूमिनियम है, 13 और 27 है वैसे, so that means it's got 13 protons, 13 electrons, और डिफरेंस निकालो, that's 14 neutrons। तो if aluminium were to lose electrons, 10 हो जाते उसके पास। तो उसका मतलब है कि अब उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, पॉजिटिव चार्ज उसका ज्यादा हो गया, तो ओवरऑल एटम जो होगा दैट विल बिकम पॉजिटिवली चार्ज। और कितना ज्यादा हो गया? 3 से ज्यादा हो गया। ठीक है, सो इट्स गोइंग टू बी अ +3 ion। सो ऑलवेज रिमेंबर कि मैं नंबर लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ।
अच्छा, सो ऑलवेज रिमेंबर कि अगर आप इलेक्ट्रॉन्स गेन किए जा रहे हो ना, तो you're going to become more and more negative, and vice versa if you're losing electrons, so you're going to become more and more positively charged. तो केमिकल रिएक्शन में नॉर्मली इलेक्ट्रॉन्स में ही चेंज आ रहा होता है. न्यूक्लियर रिएक्शंस रेयर होते हैं. न्यूक्लियर रिएक्शन में न्यूक्लियस चेंज हो जाता है, लेकिन दैट्स वेरी वेरी रेयर. सन के ऊपर होते हैं, प्लेनेट अर्थ पे बहुत ही कम होते हैं, ठीक है. लेकिन नॉर्मली इलेक्ट्रॉन्स ही चेंज हो रहे होते हैं, ठीक है. तो चलो ठीक है, ये हमने कर लिया. वर्कशीट मैंने सेंड तो कर दी है. थोड़ा सा क्वेश्चन कर लेते हैं वर्कशीट के. किधर की वर्कशीट? चलो, कोई क्वेश्चन तो नहीं है? क्लियर है? एटॉमिक स्ट्रक्चर, राइट? जी सर. वो कह रहा है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स आर इन एन आयन ऑफ एन एलिमेंट इन ग्रुप टू. अच्छा, ये थोड़ा सा वो भी बता दूं. थोड़ी सी मैं एडिशनल चीजें भी बीच में ना ऐड करता रहूंगा कि क्योंकि वो केमिकल बॉन्डिंग का पार्ट है. अ, मैं इधर ही लिख लेता हूँ. वो आगे केमिकल बॉन्डिंग में डिटेल में पढ़ लेंगे, ठीक है. ग्रुप वन जब आयन बनाता है ना, तो वो +1 होता है. ग्रुप टू अभी जब आयन बनाता है, इलेक्ट्रॉन्स गेन या लूज करता है. ग्रुप थ्री +3 आयन बनाता है, ये -3 बनाता है, -2 एंड -1. ग्रुप फोर का कुछ पता नहीं होता, +4 या -4. अच्छा, एनीवे, सो अभी फिलहाल मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करा. बस ये कह रहा हूँ कि एलिमेंट्स इन दीज ग्रुप्स, दे फॉर्म अ सर्टेन टाइप ऑफ आयन. तो दैट सर्टेन टाइप है कि ग्रुप टू होगा तो +2 होगा, ठीक है. अब मुझे इस क्वेश्चन में बताओ, वो ये कह रहा है कि इनमें से कौन सा ग्रुप टू का आयन है. तो रिमेंबर, एलिमेंट्स जो होते हैं वो मैंने कहा था किससे आइडेंटिफाई होते हैं. ऑलवेज आइडेंटिफाइड बाय द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. इलेक्ट्रॉन्स तो चेंज होते रहते हैं ना, लेकिन किसी भी एलिमेंट का प्रोटॉन विल नॉट चेंज. इज दैट क्लियर? तो मैंने ये देखा कि इनमें से पहले ना, ये ग्रुप टू वाले कौन से, विच वन आर ग्रुप टू. तो इफ आई लुक एट ग्रुप टू, तो ग्रुप टू में 4 भी आ रहा है, 12 भी आ रहा है, 20, 38, 56 एंड ऑल ऑफ दीज आर, इनकी जो प्रोटॉन नंबर्स हैं, दे आर ग्रुप टू. तो इसके लिए जाके मैच कर लेते हैं कि ये 4 वाला भी ग्रुप टू में हो सकता है. 12 वाला एक्चुअली सारी ही आ रहे हैं. 137 हो सकता है ग्रुप टू में, आई डोंट थिंक. नहीं, 137 नहीं हो सकता. प्रोटॉन नंबर्स, ठीक है. 56 हो सकता है, 88 हो सकता है. तो द प्रोटॉन नंबर कैनॉट बी 137. तो इसका मतलब फर्स्ट थ्री आर द वंस दैट आर इन, दैट आर एलिमेंट्स दैट बिलोंग टू ग्रुप टू. इज दैट क्लियर? ये क्लियर है बात? दुआ क्लियर है आयशा? शाहजेब, इज दिस क्लियर? जी सर. तो अच्छा, फिर मैंने बताया हुआ था कि प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स बराबर होते हैं न्यूट्रल एटम में, ठीक है. तो इसके 4 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, इसके 12 इलेक्ट्रॉन्स, इसके 20. इनकी अगर इफ आई राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, तो वो मैंने कहा था 288 करके, पहले 20 की ना. तो इसकी 2 and 2 होगी, इसकी 2, 8, सेकेंड शेल में 8 होगा, और थर्ड शेल में 2, फिर 12 हो जाएंगे. तीसरे वाले का 2, 8, तीसरे शेल में भी 8, और फिर चौथे में 2, तो 20 हो जाएंगे. सो बेसिकली दे ऑल बिलोंग टू ग्रुप टू. दे ऑल हैव 2 वैलेंस शेल्स. और मैंने बताया था अभी के ये हमेशा कौन सा आयन बनाते हैं? दे ऑलवेज फॉर्म अ +2 आयन, व्हिच मींस के +2 का मतलब है दे गोइंग टू लूज 2 इलेक्ट्रॉन्स. तो अगर 4 थे ना, और अगर वो आयन बना लेता, तो इट वुड हैव बीन 2 इलेक्ट्रॉन्स. अगर 12 थे, तो कितने बना लेता? 2 electrons would be lost, and you're going to have 10 electrons. तो ग्रुप टू वाला हमेशा +2 आयन बनाता है. इट ऑलवेज लूजेस 2 इलेक्ट्रॉन्स. तो अगर 20 होंगे, तो यहाँ पे 18 होने चाहिए थे उसके आयन के अंदर. इज दैट क्लियर? यस सर. जी सर.
अच्छा वो कह रहे हैं इनमें से किस पार्टिकल्स हैव द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो पीरियोडिक टेबल देखोगे ना तो फ्लोरीन 9 है, नियॉन 10 है प्रोटॉन नंबर, और सोडियम जो है वो 11 है। इसका मतलब है इसके पास 9 प्रोटॉन एंड इट्स गॉट 9 इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब है इसके पास 10 प्रोटॉन एंड इट्स गॉट 10, और इसका मतलब है इट्स गॉट 11 प्रोटॉन्स एंड इट्स गॉट 11 इलेक्ट्रॉन्स। अब उससे अगर ऑप्शन बी देखो ना तो उसमें फ्लोरीन का चार्ज -1 दिया हुआ है। इसका मतलब है कि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। इसके पास एक्चुअली -1 इंडिकेट्स दैट इट्स गॉट 10 इलेक्ट्रॉन्स। नियॉन का जो चार्ज है वो कोई नहीं दिया हुआ, तो इसका मतलब है यही इसकी सिचुएशन है, दैट्स इट। सोडियम इज +1, इफ सोडियम इज +1 तो इसका मतलब है इट हैज लॉस्ट एन इलेक्ट्रॉन। तो 11 में से एक इलेक्ट्रॉन लूज करो तो इट्स ऑल्सो गोइंग टू बी 10। इज दैट क्लियर? तो ये इसका आंसर है। उसे कहना विच ऑफ दीज थ्री पार्टिकल्स हैव द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये और ये तीनों के पास दे ऑल हैव 10 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये भी क्लियर है क्वेश्चन? जी सर। ठीक है, मिशाल आयशा क्लियर है? यस। चलो ठीक है, ये वर्कशीट ना ये ट्राई कर लेना, और ये फिर हम नेक्स्ट क्लास में ना इसी को करेंगे। एटॉमिक स्ट्रक्चर वैसे इजी लगता है, लेकिन इसके क्वेश्चंस जो होते हैं ना, लॉट पीपल मेक अ लॉट ऑफ मिस्टेक्स इन दीस क्वेश्चंस। ठीक है, सिंपल सिंपल चीजें होती हैं लेकिन दे जस्ट गेट वेरी कंफ्यूज जब इस तरह के क्वेश्चंस आ रहे होते हैं, दे गेट थिंग्स रॉन्ग। तो इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीक। वीकेंड पे ना जस्ट मेक श्योर यू गो थ्रू दिस वर्कशीट, ठीक है? चलिए ठीक है, कंटिन्यू करते हैं मंडे को, ठीक है? ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर।